भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। शुरुआत हुई 2019 के कुंभ से। वहाँ पे मुझे नागा साधुओं के साथ उनके अखाड़े में रहने का मौका मिला। मैंने कहा जब भूख लगती है तो क्या करते हैं? कहते बच्चा हम ये भस्म खा लेते हैं। उन्होंने कहा आप भी खाओ। प्रसिद्धि से अपना मुंह मोड़ के रखते हैं। उनके लिए फोटोग्राफी या अपनी एक इमेज का अच्छे हो जाना उनके लिए मायने नहीं रखता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। जो इमेजेस आप देख रहे हैं उसमें एक इंटीमेसी है। ये आईज देखती हैं और देखती नहीं भी हैं। आपको देख भी रही हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भी देख रहे हैं। यूं देखती है जैसे देखती नहीं नजर, जालिम के देखने का ये अंदाज देखना। भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। आदिगुरु शंकराचार्य जी द्वारा रचित शिव पंचाक्षर स्तोत्र की पहली पंक्ति के बाद की ये पंक्तियां मैंने पढ़ी, जिसमें भगवान शिव को नकार के साथ प्रणाम किया गया है, पृथ्वी तत्व के साथ। और पहली पंक्ति के बाद से क्यों पढ़ना शुरू किया? क्योंकि फोकस मुझे करना था भस्मांग रागाय पर। भस्मांग भी जिन्हें कहते हैं उन भगवान शिव को प्रणाम है। तो भस्मांग नाम से देश की राजधानी दिल्ली में 24 तारीख से एक फोटो एग्जीबिशन लगने वाली है। आपको लगेगा इसमें ऐसा क्या खास है जिसका मैं जिक्र कर रही हूँ, क्योंकि देखिए ये वो वक्त होगा जब महाकुंभ अपने समापन की तरफ बढ़ रहा होगा और देश में ये चर्चा होगी कि महाकुंभ से हमने क्या प्राप्त किया, वहां से क्या विचार निकले, वहां पर क्या डिस्कस हुआ। और उसी समय में ये जो फोटो एग्जीबिशन है जिसका मैंने जिक्र किया, इसमें नागा साधुओं के जीवन जीने के तरीके क्या है, वहां पर उनके इर्द गिर्द जो एक पूरा मिस्टिसिज्म है वो क्या है, इसे प्रदर्शित करती हुई ये प्रदर्शनी है। और वो व्यक्ति जिन्होंने इसे, इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद किया है, शूट किया है, जिस पर काम किया है और इन नागा साधुओं के साथ महाकुंभ में 1 महीने का वक्त बिताया है, बनदीप सिंह जी हमारे साथ हैं। सर सबसे पहले तो नमस्ते और बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया हिंदी और न्यूज बीट्स के इस कोलैबोरेशन में। आपके साथ बात करके भी बहुत अच्छा लग रहा है और इतनी खूबसूरत आपने भूमिका इस कन्वर्सेशन को दी। वाकई जो इसका जो टाइटल है भस्मांग वो वहीं से आता है, इंस्पायर्ड वहीं से, क्योंकि जो नागा साधु हैं वो शिव के उपासक हैं और शिव का एक नाम भस्मांग भी है। और क्योंकि नागा साधुओं की प्राइमरी आइडेंटिटी जो है उसमें भस्म का एक बहुत बड़ा रोल है। भस्म उनके शरीर पे एक ऑर्नामेंट, एक जिसे हम क्या कहें, एक उनका एक ब्यूटी के, एक श्रृंगार का जो है उसका एक साधन है। तो उससे वहाँ से इंस्पायर्ड होके ये नाम एग्जीबिशन का लिया था, भस्मांग, जिनके अंग भस्म से कवर्ड है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत शुभकामनाएं कि एग्जीबिशन बस अब कुछ ही समय में आने वाली है और आज हम बहुत लकी हैं कि इस विषय पर आपसे बात हो रही है। तो हमारे बहुत सारे दर्शक, वैसे तो फोटोग्राफी की दुनिया में बनदीप सिंह किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन जो दर्शक आज पहली बार आपको सुनने वाले हैं उनके लिए बता दूं कि बनदीप जी सेलिब्रेटेड फोटोग्राफर हैं, ग्लोबल अवार्ड से सम्मानित हैं। आपकी पिक्चर्स टाइम, फॉर्च्यून, न्यूयॉर्क टाइम्स में इससे पहले प्रदर्शित भी हो चुकी हैं और अभी इंडिया टुडे ग्रुप के ग्रुप फोटो एडिटर हैं। तो सर देखिए, आपके साथ तो मुझे भी कार्य करने का सौभाग्य मिला है और मुझे हमेशा वो पाकिस्तान की करतारपुर वाली मीटिंग अपनी याद रहती है। और मुझे लगता है जितने लोग मुझे शायद सोशल मीडिया पे फॉलो करते होंगे तो उनको कम से कम इस बात की जानकारी होगी। मुझे ध्यान है जब हम लोग श्री करतारपुर साहिब में थे और वहां पर सनसेट हो रहा था और उस क्षण में जो तस्वीरें और जिस तरह से बनदीप जी ने सिख धर्म, गुरु नानक देव जी, गुरु परंपरा, सेवा भाव और उनके मैसेजेस को एक 3 मिनट के वीडियो में पिरोया था, उस दिन से मेरी ये ख्वाहिश थी कि आपके साथ एक लंबा संवाद करना है। आज वो पूरा हो रहा है। नहीं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि आपके साथ छोटी छोटी कन्वर्सेशंस तो कई बार करी हैं जी। और कभी ऐसा मौका नहीं हुआ कि हम किसी एक विषय पे एक डिटेल चर्चा करें। और मेरे लिए, मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस सब्जेक्ट पे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि नागा साधुओं के आसपास थिएटर ज़्यादा है, एक तरह से एक वायरलिटी ज़्यादा है
इंफॉर्मेशन और ज्ञान और उनके बारे में नॉलेज जो है उनके, वो बहुत कम है, और कम से कम मासेस के बीच में। और ये जो है मौका आपके साथ बात करने का, इसमें एक संजीदा कन्वर्सेशन, एक विचारों का आदान प्रदान जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उसका एक जो है उसको एक रखने का मौका मिलेगा। और मेरे को लगता है कि उससे जो कुंभ में नागा साधुओं के प्रति एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई है, उसको एक सही दिशा मिलेगी समझने की। तो आपने जो ये 1 महीने का समय नागा साधुओं के साथ बिताया, वैसे अभी हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे, ये एक तस्वीर हमने अभी यहाँ पर भी रखी है। अभी आगे आपके सामने और बहुत सारी पिक्चर्स आने वाली हैं, तो इसीलिए इस कॉन्वर्जेशन के अंत तक आपको हमारे साथ जुड़े रहना है, क्योंकि बहुत सारे सीक्रेट्स भी आएंगे, कहानियां भी आएंगी। अब जैसे ये एक तस्वीर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, तो 1 महीने का जो समय आपने बिताया, ये एक साथ आपने ये पीरियड उनके साथ बिताया या अलग अलग टाइम लाइन? ये शुरुआत हुई 2019 के कुंभ से। इलाहाबाद में ही प्रयाग, जिसे अब नाम दिया गया, वहाँ पे मुझे नागा साधुओं के साथ उनके अखाड़े में रहने का मौका मिला। मेरे एक मित्र हैं जो वहाँ पे एक उच्च पद पे थे, मंडलेश्वर थे, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि नागा साधुओं को आप फोटोग्राफ करना चाहेंगे। तो मैं तो इस चीज़ के लिए मतलब आई जस्ट जम्प्ड आउट ऑफ माई पैंट्स कि भाई ये तो ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे 2013 में जब मैं पहली बार कुंभ में गया था, तो नागा साधुओं को देखते ही एक होती है फोटोग्राफर्स अट्रैक्शन, और एक होती है एक नेचुरल, जो आपके अंदर एक सीकर होता है, उस सीकर की अट्रैक्शन होती है टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट जो कि ऑलरेडी उस पाथ पे होता है। ये एक मैग्नेटिक पुल होता है। तो मेरे लिए इस चीज़ ने दोनों तरह से काम किया है, एज अ फोटोग्राफर भी, कि आप विजुअली बहुत अट्रैक्ट होते हैं उनकी पर्सनालिटी देख के, और दूसरा कि आप उनके साथ उनके जो उनके अंदर एक साधक का जो उनके अंदर जो एस्पेक्ट उनकी पर्सनालिटी के साथ जुड़ा है, उसके साथ आप बहुत अट्रैक्ट होते हैं। मेरे अंदर एक नेचुरल, जैसे पानी एक अपनी दिशा में बहता है, उस तरह से मेरा एक रुझान पैदा हुआ उनकी तरफ, कि मैं उनको जानना चाहता था। और ये एक सबकॉन्शियस डिज़ायर थी, ऐसा नहीं था कि मैंने सोचा था कि कभी प्रोजेक्ट करूंगा या ऐसा होगा, मौका मिलेगा। लेकिन जब ये मौका मिला, तो एक तरह से कहते हैं ना कि अगर आप कोई चीज़ पूरी शिद्दत से चाहो तो यूनिवर्स भी उसको मिलाने में आपकी मदद करता है। मैनिफेस्ट करना ये अब बज़वर्ड है, लेकिन शायद ये हुआ होगा, और ये सब कॉन्शियसली हुआ होगा। मतलब गुरबानी में तो इसका एक बहुत खूबसूरत इसको लेके एक शब्द है, जिसमें वाणी में कहा जाता है कि जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई दे दे। कि मतलब जो भी आप अपने ईश्वर से मांगते हैं पूरी शिद्दत के साथ, वो आपको मिलता है। तो शायद ये कहीं एक शिद्दत रही होगी उस चीज़ को लेके, एक पैशन रहा होगा अंदर, जो कि एक्सप्रेस नहीं था उस ढंग से, लेकिन अपने आप नेचर ने, लाइफ ने उस तरफ झुकाव पैदा किया, और ये अपॉर्चुनिटी मिली। तो वहाँ पे जब मैं गया, तो मैंने वहाँ पे पहले कुंभ में कोई 10-12 दिन रहा था, जबकि जिसमें से कोई 10 दिन एक्चुअल फोटोग्राफी करी। तो मैंने उनके अखाड़े में अपना एक कॉर्नर में एक अपना बैकड्रॉप लगा के अपनी लाइट्स लगाई, और बहुत जतन करके, बहुत एफर्ट्स करके। इस पॉइंट पर हम आएंगे, लेकिन देखिए कितना इंटरेस्टिंग है। मतलब नागा साधुओं, जो आपने भी जिक्र किया कि उनके इर्द गिर्द इंफॉर्मेशन बहुत है, लेकिन जो एसेंस उनके बारे में शायद समझना है, वो लोग उतनी गहराई तक कई बार जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं पाते, या मे बी वो सोर्स अवेलेबल नहीं है जो उनको उस तरह से इन्फॉर्म कर सके। तो हमारी भी कोशिश ये थी, क्योंकि हम जब महाकुंभ का कवरेज कर रहे हैं, तो जो रेगुलर कवरेज है वो तो चल रहा है, लेकिन हमने ये ज़रूर सोचा कि महाकुंभ का जो एसेंस है और वहाँ पर जो तत्व हैं, जो ज्ञान है, जो आध्यात्म है, उसको ऐसे लोगों के ज़रिए चर्चा के मंच में लाया जाए, जिन्होंने उसको सिर्फ काम की नज़र से नहीं देखा, पैशन की नज़र से भी देखा है, ज्ञान की नज़र से भी देखा है, और इसलिए भी देखा है कि यहाँ से मैं भी अपने अंदर कुछ आत्मसात करके जा रहा हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसी एक हस्ती हैं। तो कुछ पिक्चर्स मैं ज़रूर चाहूँगी कि अपने दर्शकों को हम एक बार दिखाएं, और उसके बाद वो आपने कैसे क्लिक किए, या उस समय क्या चैलेंजेस आपके सामने आए, फिर हम वो डिस्कस करेंगे। इसको दिखाने से पहले मैं इस बारे में ये ज़रूर आपके साथ कहना चाहता हूँ कि
देखिए, इनको इस चीज को समझना जरूर होगा कि जो नागा साधु हैं वो अपने पाथ के साधक हैं। कुंभ में जो उनका आना है वो एक तरह से एक उनका एक रिचुअल है। वो कुंभ में अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं आते प्राइमरीली। सो ट्रू। वो कुंभ में अपनी साधना के चलते आते हैं। उनका वो रिचुअल होता है स्नान करना, लेकिन उसके साथ साथ कई और पहलू भी होते हैं उनकी दीक्षा समारोह जो होते हैं कुंभ में होते हैं जी। कुंभ उनका एक तरह से उनका एक उसको एक पीरियोडिक कॉन्क्लेव कह ले, वो भी होता है जिसमें वो लोग अपने अपने जो मंडलेश्वर, अपने जो हायरार्की में जो उनके ऑर्डर होता है उसकी इलेक्शंस भी उस टाइम पे होती हैं। नए नागा साधुओं की दीक्षा भी होती है। जो फाइनेंशियल मैटर्स होते हैं उनको भी देखना होता है। अखाड़े की एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड चीजें होती हैं वो भी कुंभ में ही होती हैं। तो ये चीजें टाई अप होती हैं क्योंकि उनका एक फेस होता है, क्योंकि अपने टेंट्स में बैठे होते हैं और लोगों को ब्लेस कर रहे होते हैं। हम लोगों की एक जो एसोसिएशन बन गई कि नागा साधु कुंभ में एक तरह से कुंभ में अपने आप को प्रोजेक्ट करने आते हैं, प्रदर्शित करने आते हैं। वो है नहीं, वो उनकी एक अपनी जीवन शैली है और बड़ी संजीदा, मतलब एक बड़ी सीरियस शैली है। लेकिन उसका एक एस्पेक्ट जो है हम लोगों के सामने आता है। ये जो रील्स देखते हैं हम, जो वायरल कंटेंट देखते हैं, उसमें क्या होता है कि एक सरफेस डिपिक्शन जो होती है नागा साधुओं की होती है, सतही तौर पे हम उनको देख पाते हैं। और क्योंकि क्या होता है, आप उस तंबू में जो नागा साधु बैठा है आप उसके बियॉन्ड नहीं जा पाते हैं, क्योंकि नागा साधु बाय नेचर एक्सप्रेसिव नहीं है। और वो उनका जो ट्रेनिंग है वो अपने बारे में, अपनी साधना के बारे में, अपनी हिस्ट्री के बारे में बात करने के लिए नहीं है। वो टोटैलिटी में साधक हैं। उनकी जो साधना है वो 24 आवर्स एक बीइंग की साधना है, किसी एक्टिविटी की साधना नहीं है कि इस टाइम से इस टाइम साधना होगी, इस टाइम से इस टाइम नेचुरल आप स्वाभाविक तौर पे रहेंगे, इस टाइम से इस टाइम पब्लिक से एंगेजमेंट होगी। ऐसा नहीं है। वो कॉन्टिन्यूसली उनकी पर्सनैलिटी, उनकी बीइंग कॉन्टिन्यूस साधना के अंदर है। चाहे वो किसी से, आपसे मेरे से बात कर रहे हो तो भी वो साधना में है, अपने धूने पे बैठ के चाय पी रहे हो तो भी वो साधना में है, अपने धुने पे बैठ के वो कुछ मैटर डिस्कस कर रहे हो तो भी वो साधना में। उनके अंदर ये कांस्टेंट प्रोसेस है, उनकी बीइंग वैसी है। तो वो समझना बहुत जरूरी है। तो जब आप उस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, तो जब उनसे जो 4 सवाल किए जाते हैं और उनके जो 4 जवाब आपको मिलते हैं, वो पूर्णतः किसी तरह से आपको उनका कोई पर्सपेक्टिव नहीं बता सकते कि नागा साधु कौन है। सही बात है। और क्यों है, कहां से आए हैं, देश की स्पिरिचुअल ट्रेडिशन में उनका क्या स्थान है, ये चीजें आपको इस ढंग से नहीं पता चलती। और जब आप उनको खासतौर पे फोटोग्राफ करते हैं तो एक एस्पेक्ट उनका आप देखते हैं, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट वो है जो वो अपने आप को जिस ढंग से आपके सामने रखना चाहते हैं। नागा साधु बाय नेचर आपसे बात करने की अवस्था में नहीं है, इच्छुक नहीं। और जो उनका रफ बिहेवियर आप देखते हैं और उनका एक एटीट्यूड देखते हैं कि वो लोगों को भगा रहे होते हैं अपने से, वो इस टाइप की जो कन्वर्सेशन होती हैं उससे बचना चाह रहे होते हैं। उससे बचना इन द सेंस उस चीज को अवॉइड करना चाह रहे होते हैं। और एक स्वाभाविक नेचर है, वो किसी तरह की अब मैं इसको कैसे कहूं, डेफिकेशन, जो आप किसी को बहुत आदर मान देते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं। इसका एक बड़ा अच्छा शब्द जो मुझे बताया गया था कि इसको एक स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं, जो है प्रसिद्धि परांगमुख। प्रसिद्धि से अपना मुंह मोड़ के रखते हैं वो। तो इस वजह से वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते कि मैं कौन हूं। अपने आप को कभी चीजें
खुल के नहीं बताएंगे अपने बारे में, क्योंकि वो ट्रेनिंग नहीं है और वो स्वभाव नहीं है। क्या ये साधना में बाधा भी है, ऐसा भी उनके? बिल्कुल, क्योंकि मुझे तो ऐसा लगता है कि जिस ढंग से, क्योंकि वो देखिए, साधना की जो जर्नी है वो एक साधक की जर्नी है। साधक और ईश्वर के साथ एक डायरेक्ट संबंध है। वो एक अकेला पाथ है, लोनली पाथ है, फ्लाइट फ्रॉम अलोन टू अलोन है। अब इसके बारे में हमारी तो कहावत है, भीखा बात अघम की, कहन सुनन की नाही, जो जाने सो कहे नहीं, जो कहे सो जाने नाही। वाह, क्या बात तो है। जो है साधक अपनी जर्नी के बारे में बताना तो ये है ही नहीं, इसका ये तो एक वो हमारे थॉट में ही नहीं है ये चीज कि उसको एक्सप्रेस करना। मैं एक्चुअली इतना रिलेट कर पा रही हूँ इस टाइम आपकी बात से, क्योंकि इससे पहले हमने जो कवरेज कुंभ का किया है, हम लगातार इस बात को हाईलाइट कर रहे थे। और इवन जो बाकी लोग, विद्वान लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर आए, जो कुंभ को पिछले कई सालों से देख रहे हैं, तो उनका सबका एक ही विचार था कि आप साधुओं को, संतों को किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं, पहले वो अपनी उस अप्रोच में आप गहराई लेकर आइए। ये नहीं कि आप जा रहे हैं और चलते चलते यूं ऐसे मोबाइल साथ में चल रहा है और फोटो खींचते खींचते आप जा रहे हैं। वही एक ये इतना डिस्टर्बिंग ट्रेंड देखने में साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है। और जो तकलीफ मैंने अभी आपके चेहरे पर या आपके बोलने के अंदाज में देखी, ये तकलीफ सिर्फ उसी इंसान के भीतर आ सकती है जिन्होंने उनके साथ बैठकर या उनकी साधना की गहराई को, ऑफ कोर्स हम उतनी गहराई में नहीं उतर सकते क्योंकि वो एक अलग पाथ है, लेकिन अगर आपने उसकी गहराई को थोड़ा बहुत भी महसूस किया होगा तो आप सम्मान करेंगे, आप सिर्फ नतमस्तक ही हो पाएंगे उसके आगे। उसके अलावा कुछ और है नहीं ऑप्शन आपके पास। बिल्कुल। और आप जो भी आपको मिले, जो भी ज्ञान आपको मिले, आप प्रसाद की तरह पाएंगे उसको। आप उसकी आपका एटीट्यूड वो रहेगा। जी जी। आपका जो पिछले कुंभ से इस कुंभ में, पिछले कुंभ में मैंने जो 2013 से 2019 में जो मैंने फर्क देखा कि वो था कि एक फोटोग्राफी का एक एक्सप्लोजन हुआ था। अच्छा, 2019 से तो क्या हुआ, लेकिन कुंभ हमेशा फोटोग्राफी का एक विषय तो रहता है, क्योंकि इतने क्या हुआ था, मोबाइल फोन एक नई चीज आ गई थी 2013 से 2019 के बीच में। मोबाइल फोन एक नया एक डिवाइस आ गया था लोगों के हाथ में। सोशल मीडिया उतना नहीं हुआ था, लेकिन मोबाइल फोन एक बहुत बड़ा जरिया जो था वो बन गया था। तो मोबाइल फोन के चलते बहुत लोगों को ये फोटोग्राफ करने का एक वो बन गया। एक और ज्यादा जो लोग, जो पहले नागा साधुओं के आप जो आगे हाथ जोड़े हुए लोग देखते थे, अब सिर्फ मोबाइल उठाए हुए लोग आप देखते हैं। दूसरा ये है कि 2019 से 2025 तक एक और रेवोल्यूशन आया, वो है रील्स का। तो अब क्या है, वो जो मोबाइल फोन वाली जो ऑडियंस थी, जो मोबाइल फोन लेके फोटोग्राफ करती थी, वो अब कंटेंट क्रिएटर्स में कन्वर्ट हो गए हैं। अब सब जो हैं इस हक से जाने लग गए हैं नागा साधुओं के पास, या किसी भी चीज के को अप्रोच करते हुए, जैसे कि वो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं और उनका हक है कि आपसे सवाल करना और आपसे। तो उसमें क्या है, जैसी रही भावना जाकी, तो उसमें जिसकी जो समझ है वो अपनी समझ से बात करते हैं, और उसमें कई बार बहुत इनसेंसिटिव अप्रोच हो जाती है कि आप सारे वीडियोस हमने देखे ही हैं इस बार। तो उसमें क्या होता है, उस वजह से क्या होता है, जो नागा साधुओं के रिएक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं अब, वो शायद कहीं ना कहीं इस वजह से भी है। लेकिन मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ कि जब मैं वहां पे उनके अखाड़े में था, तो ऐसा नहीं था कि मेरे लिए भी कोई बहुत जो है नागा साधु जो है वेलकमिंग थे, और उनके लिए फोटोग्राफी या अपनी एक इमेज का अच्छे हो जाना उनके लिए मायने नहीं रखता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। लेकिन क्या हुआ था कि क्योंकि मैं अखाड़े में रहा था, और क्योंकि जो मेरे मित्र थे वो वहाँ के मंडलेश्वर थे, तो उनके साथ नागा साधु मिलने आते थे, बैठ के बातें होती थी, तो मैं उसका हिस्सा था। तो मैंने उनको एक बहुत स्वाभाविक रूप में उनको उनके साथ संवाद करते देखा, उनकी बॉडी लैंग्वेज को स्टडी किया, उनकी पर्सनैलिटीज को स्टडी किया, तो मुझे वो मौका मिला। और जब क्योंकि वो मुझे उस परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं कि जैसे मैं वहां पे 24 आवर्स रह रहा हूं, तो क्या होता है कि थोड़ी देर के बाद
आपका जो कैमरा होता है वो इनविजिबल हो जाता है। हाउ लवली। कैमरा का इनविजिबल होना बहुत जरूरी है कि जब वो आपके साथ बात करें, क्या मेटाफर है हाँ, लेकिन, हाँ, तो वो कैमरा जो, invisible हाँ, हो तो जाए। कैमरा जो है आपकी प्रेजेंस इतनी ज्यादा हो जाए कि आपका कैमरा डिमिनिश हो जाए। तो ये चीज जो है नागा साधुओं के जब मैं रहा उनके साथ तो ये चीज हुई। तो जो इमेजेस आप देख रहे हैं उसमें एक इंटीमेसी है, उसमें एक एक आप साधु का डिफाइंड रूप ना देखते हुए उससे कुछ हल्का सा अलग एक beyond पर्सपेक्टिव देखेंगे, एक हल्की सी उसके उसके बियॉन्ड जाने की कोशिश है। और साथ ही साथ में आप ये देखेंगे कि इमेजेस में उनका एक जो उनकी जो एक वाइब्रेंस है, उनकी जो एक पर्सनालिटी की खुलापन है, वाइब्रेंस है, जो उन्मुक्तता है उनकी पर्सनालिटी की, वो कहीं ना कहीं झलकती है। जैसे कि एक इमेज है, ये दिखाता हूं मैं आपको। ये अगर आप देखें तो इनकी जो गेज अगर आप देखें, जिस दृष्टि से वो देख रहे हैं, वो दृष्टि आपको देख रही है लेकिन आपके पार भी देख रही है। एक एक फ्रीडम है, एक सेल्फ कॉन्शियसनेस से हटके जो है, और इसमें आप उनका जो एक अपने आप को कहीं ना कहीं शिव भक्त के मोल्ड में जिस ढंग से वो अपने आप को देखते हैं उसका एक्सप्रेशन भी आप देखेंगे। दिगंबर अवस्था। दिगंबर अवस्था। ओह ब्यूटीफुल। ये इस साल की इमेज है, और ये जूना अखाड़ा के एक बाबा हैं जो कि अपने शिविर में बैठे थे। तो मैं काफी देर से उनके पीछे बैठा हुआ था और उनको ऑब्जर्व कर रहा था कि वो कैसे लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो उनकी बड़ी खूबसूरत बात थी, लोग जब इनसे मिलने आते थे तो ये लोगों को आशीर्वाद भी देते जा रहे थे लेकिन साथ साथ बड़बड़ाते भी जा रहे थे। अच्छा। तो और बड़बड़ाते ऐसे जा रहे थे कि जैसे कोई आशीर्वाद लेने आता था तो वो लोग क्या करते थे कि पैसे रखते थे आगे और एकदम से सेल्फी लेने लग जाते थे। तो ये आशीर्वाद देते देते ये बोलने लग जाते थे कि आशीर्वाद तो ढंग से ले लो, सेल्फी बाद में ले लेना। तो अपने अंदर ऐसी ऐसी बातें बड़बड़ा रहे थे। अच्छा, ये मतलब खुद से ही वो बातें कर रहे थे। और फिर उसके बाद जैसे थोड़ी देर के बाद कोई और आता था, पैसे रखे या पैसे नहीं रखे, हाथ जोड़ के एकदम से फोटो खिंचाने लगे। तो ये आगे से, भाई बाबा से पहले आशीर्वाद तो ले लो फिर फोटो खिंचा लेना। तो मतलब ही वॉज जस्ट रिएक्टिंग टू एवरी कन्वर्सेशन। तो मैं जब फोटोग्राफ खींच रहा था तो थोड़ी देर के बाद उन्होंने मेरी तरफ घूम के देखा और ये एक बड़ी एक प्यारी सी मॉकिंग स्माइल जो है वो उनके चेहरे पे आई कि ये तुम जो कर रहे हो ये क्या कर रहे हो, एक तरह से सवाल है। हाँ, इसमें एग्जैक्टली तो, बहुत अच्छे से तो आपने ये डिफाइन किया तो था। ये जो है मुझे स्माइल विद अ क्वेश्चन। हाँ, तो मुझे ये बहुत पसंद आया ये इमेज की, ये जो और उनके साथ बड़ा सौम्य चेहरा इसमें उनका मतलब दिख रहा है। हाँ। बड़ी सौम्यता के साथ ये तो मुस्कुराहट। ये इस टाइप की जो एंगेजमेंट्स जो हुई, उस टाइप का जो एक्सपीरियंसेस अनुभव हुए, पर्सनालिटीज के अनुभव हुए इस एग्जीबिशन में, ये आपको अच्छा, जो आपने वो पहले वाली इमेज दिखाई थी जिसमें बाबा स्टैंड मतलब खड़े हुए थे और उनके आसपास जो एक भस्म का पूरा इफेक्ट दिख रहा है, तो ये क्रिएट किया गया है, ये कैसे आया? हाँ, ये देखिए, ये सारी इमेजेस जो हैं ये बाबाओं से बात करके उनको अपने कैमरे के सामने लेके आया हूं मैं। और वो जब मेरे कैमरे के साथ आए तो एक फॉर्मल जो है इमेज के लिए पोज कर रहे हैं। और वो पोज ऐसे कर रहे हैं कि ले बच्चा खींच ले जो तेरा मन है, इस उससे। क्योंकि जैसा मैंने कहा कि एक आपका रिलेशनशिप बिल्डअप हो रहा है वहां पे। तो फिर वहां पे मेरे अंदर जो था ये मैं उनको, जैसे आपने उन्हें ये कहा कि थोड़ा आप ये पैर जो है इसको फोल्ड कर लीजिए, या अगर आप हाथ नहीं, ऐसा कर सकते हैं। ये जो लैंग्वेजेस हैं, ये जो एलिमेंट्स हैं बॉडी लैंग्वेज की, ये उनके साथ जो बातचीत करते हुए क्या होता है कि फोटोग्राफर और सब्जेक्ट के बीच में जब हम फॉर्मल फोटोग्राफी करते हैं, जैसे अगर मैं आपकी फोटोग्राफ खींच रहा हूं
तो हम दोनों के बीच में एक स्पेस है, एक ब्लैंक स्पेस है। आप मेरे लिए क्या प्रोजेक्ट करेंगी और मैं आपकी क्या इमेज को रिसीव करूंगा, ये एक दोनों के बीच में एक ब्लैंक स्पेस है। ये स्पेस कैसे फिलअप होती है, ये आधा आप बढ़ते हो, आधा मैं बढ़ता हूं, तो वहां पे जाके एक मीटिंग पॉइंट होता है जहां पे ये स्पेस इमेज, ये स्पेस भरती है, और उस जो स्पेस भरती है उसको एक फोटो में वो एक ट्रांसफॉर्म होती है, रूपांतरित होती है। तो ये जब नागा साधु मेरे सामने आते थे तो इनके लिए एक ब्लैंक था कि क्या करें वो ट्रेनिंग नहीं है कि आपसे, मॉडल तो है नहीं, वो ट्रेनिंग तो नहीं है उनकी कि आपके सामने आके पूछें कि बताओ क्या करना है, कैसे पोज करना है। और मेरी वो ट्रेनिंग नहीं है कि मैं उनको कहूं, लिहाज का भी एक पर्दा होगा। हाँ, कि और मेरे मन में भी कह सकते और हैं। मेरे मन में भी ये नहीं कि बाबा जी आप ऐसा कर सकते हो या वैसा कर सकते। तो ये था। तो जो भस्म उनके आसपास आप उड़ते देख रही हैं, वो एक मेरा एक डिवाइस बना, एक फोटोग्राफिक लैंग्वेज मैंने उसको क्रिएट किया, उसको यूज करा, उसको एक लैंग्वेज की तरह। उसका मकसद ये था कि जब मुझे नागा साधुओं का जो एक्सपीरियंस हुआ और उनको जैसे मैं देख रहा था, वो सिर्फ एक साधु नहीं है, उसके साथ उसका ऑरा फील्ड चलता है, उसका तेजस चलता है। उसका जो तेज है वो आप तक, वो कैमरा की लाइटिंग से सिर्फ उसके फेस से नहीं आ रहा। तो उस तेज को एक एक्सप्रेशन देने के लिए, जैसे जब आप नटराज देखते हैं, नटराज की इमेज देखते हैं, तो नटराज की चारों तरफ एक सर्कल देखते हैं, वो सर्कल जो है उनकी आभा का सर्कल है। तो उनकी एक आभा मंडल क्रिएट करने के लिए ये मैंने भस्म को यूज किया, और क्योंकि लाइटिंग का इस्तेमाल है तो भस्म भी लाइट अप हो जाती है, तो वो एक ऑरा फील्ड का जो है वो एक स्पेस क्रिएट करती है, तो उनकी आभा मंडल को दर्शाती है। तो वहां से ये जो है भस्म का आइडिया। ये पिक्चर जो है, ये बाबा जो हैं, ये पिक्चर मुझे दर्शाने का, ये शूट करने का जो मेरा मकसद था वो ये दिखाना था कि बहुत से जो नागा साधु हैं योग में बहुत एडेप्ट हैं, बहुत उनका एक्सपीरियंस है, और वो हम उनको प्योरली एज एक बाबा देखते हैं, लेकिन उनके अंदर योग साधना की बहुत लेवल्स तक वो पहुंच चुके हैं, और वो हम उसको जब तक आप एक्सपीरियंस ना करें वो आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसका उसकी एक कॉम्प्लेक्सिटी दिखाने के लिए हमारे समाज में, हमारे शहरों में आप इंस्टाग्राम पे जो बहुत बड़े बड़े योगा टीचर्स हैं उनके रील्स देखते होंगे अपने आप को ऐसी कॉन्टॉर्शंस करते हुए, ऐसे आसनों में डालते हुए, लेकिन ये लोग इतने सहज ढंग से ये सब कर लेते हैं। तो वो दिखाने के लिए मेरा ये इमेज का मकसद था। और एक चीज और भी है, मतलब उनकी जो योग साधनाएं हैं वो एक्सरसाइज के लिए नहीं है, वो जेन्युइन स्पिरिचुअल क्वेस्ट के लिए है। और इसके चलते उनकी योग साधनाओं के चलते उनके कई नागा साधुओं में ऐसी ऐसी सिद्धियां हैं जो कि वो बहुत बार वो उसको एक्सप्रेस नहीं करते। जैसे मैं एक नागा साधु से अब की बार मिला, उसके ऊपर मैंने एक रील भी की थी। वो एक योग क्रिया करते हैं जिसे कपाल साधना कहते हैं, जिसमें वो अपनी ब्रेथ पे कंट्रोल करके ब्रेथ को 15-15, 20-20 मिनट तक ब्रेथ को रोक सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो जमीन में अपना गड्ढा करके अपना सिर उसमें डाल के और पूरी तरह से उस गड्ढे को भर दिया जाता है, उसमें वो 15 मिनट तक रह सकते हैं। तो बहुत मशहूर जादूगर जो है डेविड ब्लेन एक सीरीज कर रहे हैं इन सर्च ऑफ रियल मैजिक, जहाँ पे वो ऐसे लोगों से मिल रहे हैं, ऐसे लोगों को उस फिल्म में फीचर कर रहे हैं जहाँ पे रियल मैजिक जो है देखने को मिलता है, जिसमें कोई ट्रिक नहीं है, जहाँ जेन्युइन एबिलिटीज हैं लोगों की जो कि ह्यूमन एबिलिटी रेंज से बियॉन्ड की रेंज है, एबिलिटीज हैं। तो वो
जो नागा बाबू थे, गौतम गिरी जी, उनको उसमें उन्होंने फीचर किया और उनकी पूरी रिकॉर्डिंग करी। तो मुझे वो देखने का अनुभव मिला और मुझे मेरे साथ उनका ऐसा ट्रस्ट डेवलप हुआ कि उन्होंने मुझे वो एक्चुअल करके दिखाया और मैंने उसको फोटोग्राफ भी करा है। ओह वंडरफुल। तो ये हमें एग्जीबिशन में दिखेगा? आपको एग्जीबिशन में दिखेगा। क्या बात है। मुझे बताइए आपने कितने पिक्चर्स क्लिक किए होंगे अपने इस एक महीने की समय सीमा में? हालांकि ये 2019 से 2023 तक का पीरियड है, 25 तक का पीरियड है। तो इसमें कितने पिक्चर्स होंगे जो आपने क्लिक किए? रैंडम नंबर अगर कुछ आप एक्चुअली पिक्चर्स तो बहुत क्लिक किए हैं। मैं फोटोग्राफर हूँ तो पिक्चर्स तो काउंटिंग है आपके पास? काउंटिंग ऐसे होती है कि एडिट में काउंटिंग हम लोग करते हैं। ओके। तो बुक के लिए कोई 100-125 इमेजेस तो चूज करी हुई हैं। और एग्जीबिशन में अराउंड 32 से 35 इमेजेस जो हैं उनका डिस्प्ले है, क्योंकि एग्जीबिशन में इमेजेस का स्केल बहुत बड़ा है। और आप मेरा एक्चुअली अगला सवाल यही है आपसे कि जब आपने 100 फोटोज को चुना, शॉर्टलिस्ट किया, तो उन 100 में से जो 32 एग्जीबिशन में जाएंगी उनको चुनने का आधार क्या था? क्योंकि आपने अपनी एग्जीबिशन का नाम भस्मांग वेज ऑफ नागा साधु रखा है। तो जैसे आपने बताया कि योग उनके जीवन शैली और साधना का जो एक प्रमुख अंग है उसको भी हमने उसमें कवर करने की कोशिश की। तो ये जो 32 फोटो हैं ये क्या दिखा रही हैं और इनका एसेंस क्या है जब आपको इन 100 में से शॉर्टलिस्ट करना था? ऐसा है कि आप कुंभ का पूरा जो प्लेआउट है आपके सामने, और उसमें जो नागा साधुओं की जो इमेज क्रिएट हुई है और नागा साधुओं के बारे में जैसा एक क्यूरियोसिटी हुई है, उस क्यूरियोसिटी को उन सवालों को, उन क्यूरियोसिटी के एस्पेक्ट्स को सामने रख के जो मुझे लगा कि इस समय कुछ ऐसी इमेजेस को सामने लाना जरूरी है जो कि पैटर्न और रूटीन वे को थोड़ा सा ब्रेक करें, जो एक ये वायरल कंटेंट की जो इमेजरी है ऑफ नागा साधुस, उनको ब्रेक करके लोगों को एक विंडो दें, एक खिड़की खुले लोगों के लिए, एक इंट्रोडक्शन हो नागा साधुओं की जो कि उससे अलग है। तो लोग जब एग्जीबिशन में जाएं तो वो ये महसूस करें कि हमने नागा साधुओं को थोड़ा सा इंटीमेटली और जाना है। तो उस के चलते जो इमेजेस सामने आई, जो चूज करी हैं, वो मैंने चूज करी हैं। इवन देखिए यही जब 30-30 सेकंड वाले कंटेंट की बात आ गई, रील्स की और वायरल कंटेंट की, और वो भी जो जिसकी समय सीमा बहुत कम होती है, मतलब 30 सेकंड के इस कंटेंट को बनाने की चाह या बनाने की अंधी दौड़, और उस अंधी दौड़ में जो लोग दौड़ रहे हैं उनके ऊपर जो वायरल होने का प्रेशर है, या अगर थोड़ा कमर्शियल एस्पेक्ट भी जोड़ दें उसके साथ में, लेकिन उस आइडिया के साथ जब आप नागा साधुओं को अप्रोच कर रहे हैं, फॉर दैट मैटर किसी भी साधु संत को अप्रोच कर रहे हैं, जिन्होंने आदिगुरु शंकराचार्य ने अगर मतलब शस्त्र और शास्त्र की परंपरा के साथ नागा परंपरा का जब उन्होंने स्थापना की, तो उसमें त्याग कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है, तपस्या कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है, अनुशासन कितना बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और एक ऐसे साधना मार्ग पर आप बढ़ गए हो जहां पर आपको एक प्रतिज्ञा या एक कमिटमेंट भी है, उसके प्रति आपका समर्पण भी है कि आपने सब कुर्बान कर दिया, बस आप उस साधना मार्ग में अपने इष्ट के या अपने ध्यान में आप चले जा रहे हैं। किसी की तपस्या 30 साल की भी होगी, किसी की 50 साल की भी होगी, तो 50 साल की तपस्या को जो 30 सेकंड के कंटेंट की नजर से पकड़ने के लिए जा रहे हैं, मतलब कितना अन्याय है ये, कितना अन्याय है ये। तो इसीलिए हमारा भी ये प्रयास था कि जब हम ऐसी चर्चा करें तो जितना हमें दिख रहा है उसके बियॉन्ड हम कहाँ तक देख पाते हैं या पहुंच पाते हैं। आपके लिए कितना बड़ा चैलेंज था ये? इसका एक ही मेरे पास जो इसका जो जवाब यही है कि मैं, पहली बात कि मैं उस क्वेस्ट में था ही नहीं कि मुझे ये इमेज लेके चले जाना है। मैं उनके बीच रह रहा था, मैं उनके साथ रह रहा था, मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि उनके प्रेजेंस में। कितने लंबे लंबे संवाद हुए आपके उनके साथ में? नहीं, संवाद उस वक्त नहीं हुए। 2019 में जब मेजॉरिटी ऑफ फोटोशूट्स हुए उस वक्त संवाद नहीं हुए। संवाद इस बार हुए। 2025 में सिर्फ संवाद हुए, फोटोग्राफी बहुत कम हुई,
क्योंकि जो फोटोग्राफ्स मैंने खींची थी, जो उसको एक कॉन्टेक्स्ट से समझना भी चाह रहा था मैं, तो वो जो क्वेस्ट थी वो कंप्लीट हुई। फोटोग्राफर कम और सीकर ज्यादा थे? ये दोनों में विरोधाभास है नहीं। नहीं है। फोटोग्राफी सीकिंग का माध्यम है, और अगर आप ये अब जैसे जैसे आप गंगोत्री के ऊपर चढ़ना चाहें तो एक स्टिक को पकड़ लेते हैं आप। स्टिक क्या है? फोटोग्राफी वही चीज है, एक तरह से एक डिवाइस बन जाता है, एक आपका एक तरह से आपकी एक जबान बन जाती है, एक लैंग्वेज बन जाती है जिसमें आप बात करें, अपने आप को एक्सप्रेस करें, एक बहाना मिल जाता है जिस ढंग से आप बात करें। नागा साधुओं से भी जब आप मिलते हैं, वो कई तरह के अपने टाइप के अपने आप को अलंकृत करते हैं, अपने आप को श्रृंगार करते हैं अपना। वो श्रृंगार हमारे श्रृंगार से बहुत अलग होता है। भभूत का श्रृंगार होता है, तुलसी की मालाओं का श्रृंगार होता है, रुद्राक्ष का श्रृंगार होता है। तो वो अपनी तरफ वो एक एक्सप्रेशन है उनकी पर्सनालिटी का, अपने ट्रेडिशंस का, उनकी स्पिरिचुअल वैल्यूज का। फोटोग्राफी मेरे लिए यही है। इससे मेरे सीकिंग से और फोटोग्राफी में दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। और शायद ये एनर्जी जो है, ये एक सेंसिटिव साधु की समझ में बहुत जल्दी आ जाती है, और शायद उनको ये चीज का आभास होता था। ये बात कई साधुओं से बात करते उन्होंने मुझसे कही कि यार, आपके तो सवाल दूसरों वैसे सवाल है ही नहीं, आपसे तो बात करके बड़ा अच्छा लग रहा है, ये बातें हमारी कभी हुई नहीं। क्योंकि मैं उनसे उनकी जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनकी वे ऑफ लाइफ है, उसके बारे में चर्चा कर रहा था, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। तो वहां से मेरी जो जर्नी है वो शुरू हुई। जो आपका सवाल था कि आपको ये चीज आपको ये रुकावट नहीं आई, रुकावट आई, लेकिन उसके आपकी उन्हें कन्विंस कर पाए, या कन्विंस करने की भी हो सकता है शायद जरूरत ना पड़ी हो, वो संवाद में ही वो रसरी आवत जात के सिल पर परत निशान। क्या बात। मैं तो मतलब ये सोच रही थी कि नागा साधुओं के साथ में जिस समय ये शूट हुआ, या जब उनके पिक्चर्स लिए जा रहे हैं, ये तो हो गया जो तस्वीरों में आया, लेकिन आप अपने साथ क्या लेकर आए तस्वीरों से अलग? उनके साथ बनाए, उनके साथ बिताए हुए कुछ पल, उनके साथ कुछ पर्सनल यादें, कुछ पर्सनल चीजें जो कि बहुत Anything if you want to share, if you जैसे share. क्या होता है कि पहली बात, जब आप उनके साथ समय बिताते हैं तो आप उनके एनर्जी फील्ड में आते हैं। एनर्जी फील्ड में आप आने से आप एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ एनर्जी, एक आपकी वाइब्रेशन एक अलग लेवल की वाइब्रेशंस हो जाती। ये तो तय है, ये तो मानने की चीज है। बहुत सारी चीजें हैं मीनाक्षी, कहाँ से शुरू करूं, कहाँ से, जैसे कि जैसे उनके मैं दीक्षा समारोह को फोटोग्राफ कर रहा था, उसको देखना अपने आप में एक बड़ा इमोटिव चीज है कि एक आदमी, पहले तो वो जो हैं आपको आपके सारे बाल जो हैं वो शेव कर देते हैं। तो जब बाल आपके हटाते हैं, उसका एक कॉन्सेप्ट है, बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट, कि आपकी बहुत सारी आइडेंटिटी जो होती है आपके बालों से होती है। आपकी जो आइडेंटिफिकेशन होती है वो आपके बालों से, जो आपका फेस स्ट्रक्चर डिफाइन होता है, उससे आपकी आइडेंटिटी बनती है। जब सबके बाल हटा देते हैं तो एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है सबकी लुक में, तो इंडिविजुअलिटी एकदम से खत्म हो जाती है। ये मैंने अपने सामने होते देखा। मैं जिन लोगों को फोटोग्राफ करा था दीक्षा से पहले, दीक्षा के बाद वो लोगों को मैं पहचान ही नहीं पा रहा था, क्योंकि वो सब उसमें मर्ज कर गए थे। तो एक आपकी पर्सनैलिटी, और किस ढंग से वो दीक्षा की जो प्रोसेस बना हुआ है, उसके क्या क्या एलिमेंट्स हैं, वो इतने मूविंग हैं। फिर आपको धूप में बिठा दिया जाता है, आपके बाल हटा के पूरे आप बेयर हैं, सिर्फ आपने एक लंगोट का पहना हुआ है, और उसके बाद आप धूप में बैठे हैं,
और उस धूप में बैठ के सारा दिन बैठने के बाद शाम को आप अपने पूरी लिविंग फैमिली का पिंडदान करते हैं, जिंदा फैमिली का आप पिंडदान करते हैं कि भाई अब आप हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते। अपना पूरा रिश्ता जो तोड़ने का जो उनके साथ प्रोसेस है जी। इतना मूविंग प्रोसेस होता है कि अपने आप लिविंग फैमिलीज को आप अपने आप उनका दाह संस्कार कर रहे हैं। तो ये देखना, उसको एक्सपीरियंस करना, फिर जब वो वापस जाते हैं तो जिस ढंग से पूरे वातावरण में हर हर महादेव का उद्घोष होता है, उसके बीच में मतलब क्या चीज है, क्या ट्रेडिशंस हैं हमारी जो किस तरह से स्पिरिचुअलिटी की तरफ एक आवेग की तरह आपके अंदर लोगों के अंदर पैदा होती है, और किस ढंग से वो स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे किसी रिजेक्शन के उससे नहीं, किसी त्याग की भावना से नहीं, एक सेलिब्रेशन की भावना से जाते हैं। उसमें उत्सव है और उसमें उत्साह है और उसमें एनर्जी है। जब आप ये देखते हैं तो ये चीजें आपके साथ रहती हैं। ये चीजें वो जो साउंड्स हैं, हर हर महादेव, जिस ढंग से जिस तरह से वो बोलते हैं, वो आपके अंदर आई कैन सी इट ऑन योर फेस राइट नाउ। और फिर उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उन लोगों की एनर्जी फील्ड्स, उन लोगों का बिहेवियर, उन लोगों से बात करना। बहुत सारे नागा बाबुओं को इस बार इन्फेक्शन हुआ गले में, लोगों से बात करते करते या इंस्ट्रक्शंस देते देते। तो मैं कई नागा साधुओं को दवाई लेके जाता था, सुबह रास्ते में जाता तो कफ सिरप्स ले जाता था, तो वो दे देता था। तो छोटी सी चीज के प्रति उनके अंदर जो भावना आई, स्नेह की भावना की, तो आपने हमारा ये ख्याल रखा है, हमारे बारे में सोचा है, ये चीज वो बहुत प्यारी एसोसिएशंस हैं। और उसके चलते उनके साथ जो कन्वर्सेशंस हुई, वो कन्वर्सेशंस इतनी इंटेंस कन्वर्सेशंस हुई जिसके चलते उनको भी कभी कभी लगा कि वो अपनी लिमिट क्रॉस कर रहे हैं बातें करने की। तो वो भी फिर बोलते थे अब इससे ज्यादा हम नहीं बता सकते, इससे ज्यादा हमें अनुमति नहीं है, हमारा वो अनुमति नहीं देता हमें कि हम इससे ज्यादा बात करें। क्योंकि मैं ये भी पूछता चाहता था कि आपकी क्रियाएं क्या होती हैं, आप क्या मंत्र बोलते हैं, आपके मंत्र क्या होते हैं। लेकिन एक चीज आपकी बार मैंने एक जो एस्पेक्ट जो देखा, जो समझा, जो मुझे पहले नहीं पता था, कि बहुत से नागा साधु जो है भोजन नहीं करते हैं, भोजन का पूरी तरह से मतलब बिल्कुल भोजन नहीं करते हैं, सिर्फ चाय और चिलम, इन चीजों पे फ्रूट लिया या नहीं, भोजन करते ही नहीं है। तो उनमें से एक बहुत बुजुर्ग नागा साधु मुझे मिले और उनसे बात करी, तो उन्होंने बताया कि मैंने कहा जब भूख लगती है तो क्या करते हैं, कभी कभी तो होता होगा कि कमजोरी आती होगी। तो कहते बच्चा हम ये भस्म खा लेते हैं, तो जो धुने की भस्म होती है वो धुने की भस्म खा लेते हैं वो। तो उन्होंने कहा आप भी खाओ, और आप अगर ये भस्म खाओगे तो आपकी ये भस्म में एनर्जी इतनी है, और आपके बहुत सारी जो विकार हैं आपके अंदर, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो वो दूर हो सकते हैं। तो मैंने भी भस्म हाथ में ली, उन्होंने अपने हाथ से उठा के मुझे भस्म दी, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुंह में किरकिरी आएगी, पूरी मिट्टी का वो आएगा जैसे। लेकिन जब मैंने खाया तो बिल्कुल वैसा कोई फीलिंग ही नहीं आई। मतलब वो एकदम से पाउडरी टेस्ट था, कोई टेस्ट नहीं था उसका, पाउडरी फॉर्म में थी और एकदम से पेस्ट बन गई मुंह के अंदर, और आई कुड टेक इट इनसाइड। मैं उसको खा पाया और मुझे लगा कि ये तो वाकई फैक्ट है, ऐसे अगर मैं खा पा रहा हूँ तो ये लोग भी उसको खा पाते होंगे। ये एक विशेष आशीर्वाद मिला आपको। हाँ, ये एक नया एक्सपीरियंस था। हम लोग तो ये कहावत सुनते आए हैं साधुओं के बीच की कन्वर्सेशन में कि जो एक टाइम खाए वो योगी, दो टाइम खाए वो भोगी, और जो 3 टाइम खाए वो रोगी। तो और जो बिल्कुल ही ना खाए वो क्या कहलाएगा, नागा साधु। क्या बात है ये। अच्छा, ये वहां की जो संवाद की चर्चा है, मतलब ये तो मेरा ये आपने उसमें जोड़ा वो उसको क्या कहेंगे। अब मैं एक ऐसे पॉइंट पर आना चाहती हूँ जो मैंने आपकी जब कुछ पिक्चर्स देखी जो मुझे उसमें अलग से हाईलाइट हुआ, आंखें।
नागा बाबाओं की जो आंखें हैं, जो जिस तरह से वो देख रहे हैं, वो जो गेज है, एज ए फोटोग्राफर बिहाइंड द लेंस, आप जब उसे देख रहे थे, आपने क्या देखा उसमें? मतलब अगर उनकी नजर को, उनकी दृष्टि को डिफाइन करना है तो आप कैसे करेंगे? अगर प्रोसेस में, अगर अपने फोटोग्राफिक जर्नी के बारे में बताऊं, तो दृष्टि पहले देख ली गई थी, पहले जान लिया गया था उसको। उसका एक्सप्रेशन फोटोग्राफ में लाना वो बात की, उसका वो एक अलग प्रोसेस है, लेकिन दृष्टि पहले एक्सपीरियंस कर ली गई थी। जैसे ये बाबा जी हैं जी, इनका नाम रमन गिरी जी है और ये जूना अखाड़ा से हैं। मुझे इनकी जो आईज हैं वो मेरे लिए कंप्लीट, मेरे लिए बहुत यूनिक एक्सपीरियंस है इनकी आईज को देखना, क्योंकि ये आईज देखती हैं और देखती नहीं भी हैं। आपको देख भी रही हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं, लेकिन आपको नहीं भी देख रहे हैं। मुझे ये बहुत फैसिनेट किया इनकी आईज ने। एक्चुअली मैंने ये बात बोलना चाह रही थी, मुझे ये सही शब्द और एक्सप्रेशन नहीं मिला कि देख भी रही है लेकिन नहीं भी देख रही। शायरों ने इसको महबूबा के कॉन्टेक्स्ट में यूज किया है कि यूं देखती है जैसे देखती नहीं नजर, जालिम के देखने का ये अंदाज देखना। तो ये लेकिन अध्यात्म में इसके मायने बदल जाते हैं। और आप जब इनको आप देखते हैं, वो इनके जो डिटैचमेंट है उसका स्वरूप बनती है। और आप देख रहे हैं कि वो आपसे बात कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, लेकिन आपको नहीं देख रहे हैं। तो मैं इनको फोटोग्राफ करना चाहता था। बड़ा अच्छा एपिसोड हुआ। और जहां मैं फोटोग्राफ कर रहा था, कोई हार्डली 50 मीटर की दूरी पे मेरा लाइट सेटअप थी और ये 50 मीटर दूर एक टेंट में बैठे हुए थे। तो मैं इनको कई दिनों से ट्राई कर रहा था कि ये मैं इनको फोटोग्राफ करूं। मेरे को फैसिनेट कर रही थी इनकी आईज। तो ये मेरे कैमरे के सामने नहीं आ रहे थे। कितना भी मैं बोल लेता था, ये वहां से उठते नहीं थे। एक तो नागा साधुओं की उनकी एक टेंडेंसी होती है, उनका एक ये बिहेवियर है कि जो नागा साधु अपने धुने पे बैठे हैं वो अपना धुना नहीं छोड़ते। अच्छा, धुने से उठते नहीं है वो अपने। तो ये जो है, इन्होंने ये उस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे, जा ही नहीं रहे थे। मैंने इनके कई बार मत्था टेका, पैसे भी चढ़ाए। मैंने कहा बाबा जी आप आइए किसी ढंग से, लेकिन नहीं। तो जिस दिन मेरा जाने का दिन था, उससे एक दिन पहले मैं आखिर में एक बार ट्राई करने फिर गया। मैं फिर इनके वहाँ जाके बैठा और मैंने बोला कि बाबा जी आपने मेरे को इतना परेशान किया है कि मैं हर बार आपसे मिन्नत करता हूँ और आप मेरे 50 मीटर की दूरी पे आप आ सकते हैं, आ नहीं आ रहे। तो इनके मन में पता नहीं क्या आया, इन्होंने अपना पैर उठाया और मेरे सर के ऊपर रख दिया। और इनका जो पैर है वो मेरे सर के ऊपर इन्होंने रखा। एक शॉकिंग चीज थी कि एकदम से पैर सर के ऊपर रख दिया। और आप बैठे हुए थे? मैं बैठा हुआ था, इनके साथ बात कर रहा था। इन्होंने खड़े होकर पैर सर पे रख दिया मेरा। और मेरे मन में भी पता नहीं क्या है, मैंने वो पैर जो है ऐसे ही पकड़ के ऐसे ही बैठ गया मैं। मैंने कहा अब मैं छोड़ूंगा ही नहीं आपका पैर। तो जब मैंने उनका पैर पकड़ लिया और तो उसके बाद मैंने जब बोला एक बार फिर, तो वो एकदम से राजी हो गए कि चलो अब। तो उन्हीं के टेंट में मैंने अपनी सारी लाइट्स को शिफ्ट किया और टेंट फिर भी नहीं, उन्होंने अपना धुना फिर भी नहीं छोड़ा। तो वहीं उसके पीछे एक पर्दे के पीछे मैंने फोटोग्राफ करा उनको। लेकिन ये बात मेरे अंदर बहुत देर तक रही। गुस्से वाला स्टेप था क्या जो पैर रखा? मैंने इसको कई तरह से समझने की कोशिश करी। और मुझे अपने आप में जो समझ इस चीज की आई, और जिसको मेरी उस एक्शन के उनका क्या उसके पीछे पर्पस था मुझे नहीं पता। लेकिन क्या है, हम लोग एक अनएक्सप्लेन्ड एक्शन को हम लोग जब तक एनालाइज नहीं करके उसको एक डिफाइन नहीं कर देते, हम लोगों को चैन नहीं पड़ता। तो मेरे अंदर ये जो एक ये सवाल हुआ क्या कि ये, तो मेरे अंदर शायद, और जो मेरी समझ है और जिस समझ से मैं आता हूँ, जिस ट्रेडिशन से मैं आता हूँ, मेरे को एक ही चीज समझ आई कि
कि मेरी भावना उनकी तस्वीर खींचने की एक ईगो माइंड की भावना थी कि मैं तस्वीर खींचना चाहता हूँ, मैं अपने टैलेंट से, मैं अपनी एबिलिटी से, मैं अपने प्रतिभा से आपको एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। तो ये जो मेरा मैं भाव था, इसको खंडित करा ये चीज करने के लिए कि ये दिखाया कि मेरे दिमाग के ऊपर मेरा अहंकार का आधिपत्य नहीं है। मुझे फोटोग्राफ अगर मैं कर पाऊंगा तो ये मेरी अचीवमेंट नहीं है, ये मेरी उनकी तरफ से एक gift प्रसाद है, हाँ, उनका प्रसाद है। blessing। तो ये ब्लेसिंग है, एक प्रसाद पाना है जो आप फोटो भी ले रहे हैं। तो ये एक भाव जो है मेरे अंदर तब से घर कर गया कि मैं तस्वीर खींचने वाला मैं नहीं हूं, मैं रिसीव करने वाला हूं। तो ये भावना जो थी, ये भावना मेरे अंदर इस मीटिंग के बाद से so आई। thoughtful। और जबकि इस बार मैं गया तो मैंने इनको ढूंढा बहुत कि मिल जाए फिर से, तो मिले नहीं, पता लगा, पूछने पे पता लगा आए नहीं है। तीसरी विजिट में जो कि इनको मैंने एकदम से देखा वहीं पे आए, तो मैं इनके पास भागा गया। मैंने कहा बाबा जी पहचाना आपने, आपकी मैंने ये तस्वीर खींची, आपको मैंने दिखाई उनके फोन पे, तो ये है। तो उन्होंने मुझे पहचाना नहीं। अच्छा। उन्होंने अपनी तस्वीर को भी देख के कोई रिएक्शन नहीं किया, बस वो मेरे को आशीर्वाद देने लगे। तो जैसे ही आशीर्वाद देने लगे मैंने कहा बाबा जी ऐसे नहीं, मैंने उनका पैर पकड़ा और फिर से अपने सर पर रख लिया। How sweet। कि मैंने कहा कि बाबा जी आपका आशीर्वाद ये है। अच्छा, आपने एक पिक्चर थी, मैं चाहूंगी वो आप जरूर दिखाएं, जिसमें एक नागा बाबा हैं और उनकी जो आंखें हैं ना वो बिल्कुल एकदम लाइट की तरह चमक रही हैं उसमें। यस, दिस वन। बुजुर्ग हैं और उनका हाथ ऊपर है। ये मेरे लिए एक जब सारे बाबाओं को जब हर हर महादेव बोलते हुए देखता था तो उन सबके हाथ ऊपर होते थे। तो जब ये बाबा मेरे कैमरे के सामने आए तो कोई कन्वर्सेशन में इन्होंने हर हर महादेव कहा, तो जो जिस ढंग से इनके हाथ पे और इनके फेस पे लाइट आई और इनकी बॉडी के ऊपर वो लाइट नहीं पड़ी, क्योंकि उनकी बॉडी का जो कलर टोन है वो थोड़ा डार्किश टोन है, लेकिन हाथ की हथेली जो थी वो जो है ब्राइट थी। इसमें ये परफेक्ट प्रिंट नहीं है, ये टेस्ट प्रिंट है, लेकिन जब आप देखेंगे इसमें सिर्फ फेस और हथेली पे लाइट है। तो मेरे लिए ये एक सिंबल बन जाती है ऑफ किस तरह से नागा बाबा जो हैं हर एक तरह से आपको हर एक के लिए उनका एक आशीर्वाद जो है, आशीर्वाद के लिए हाथ उनका उठा रहता है। तो ये वहाँ उस सोच के साथ। अब मैं बातचीत में एक पॉइंट और लेकर आना चाहूंगी जो आपके एग्जीबिशन के नाम से भी रिलेटेड है, और मुझे लगता है कि जब सब खत्म होता है तो जो बचता है वो राख होती है, भस्म होती है। और नागा साधु और भस्म, मतलब ये दोनों मैं क्या कहूँ, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट भी करते हैं, एक दूसरे के लिए ज़रूरी भी हैं, या एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को साथ लेकर चलते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम जब हम भस्म के बारे में सोचते हैं, हम लोग जो आम जीवन में हैं, भस्म क्या है हमारे लिए, लेकिन नागा साधुओं की जीवन शैली में वो भस्म शायद उनके लिए सब कुछ है, और वही उनकी साधना के केंद्र में भी है, और जहाँ पहुँचना है उस मार्ग पर भी वही लेके आपको चल रही है। आपने भस्म के साथ उनका जो एसोसिएशन देखा है, मैं चाहूंगी उसको आप हमारे लिए जरूर एक्सप्लेन करें। देखिए, भस्म जो है इसके कई लेवल, इसको अंडरस्टैंड करने के कई लेवल्स हैं। इसको आपका बड़ा वैलिड सवाल है, और ये सवाल इस टाइप का सवाल मेरा भी था जब मैं नागा साधुओं से मिला, और इसका मुझे भी जानना था ये भस्म को लेके एसोसिएशन की। तो पहले तो भस्म जो है, भस्म का प्रतीक आता कहाँ से है? भस्म का प्रतीक आता है जब कुछ भी बचता नहीं है तो वो भस्म, शमशान भस्म। तो ये जो भस्म है, शमशानी भस्म जो है वो उसका ओरिजिन है, कि जहां पे कुछ भी, जब शरीर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, शरीर ही क्यों, कोई भी चीज जब पूरी तरह से जहाँ खत्म हो जाती है, तो जो चीज
किसी चीज की डिसोल्यूशन, किसी चीज के खत्म होने का प्रतीक है, उसको हम जब अपने ऊपर ओढ़ते हैं तो हम उसकी प्रधानता अपनी अपनी समझ, अपनी अपनी ट्रेडिशन में एस्टैब्लिश करते हैं कि हमारे लिए चीजों का एग्जिस्टेंस मैटर नहीं करता, चीजों से डिटैचमेंट मैटर करती है। तो ये डिटैचमेंट का प्रतीक है। कार्यक्रम के बातचीत के अब अंतिम पड़ाव पर हम आ गए हैं। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आपने ये तस्वीरें जब ये इसके प्रिंट्स आपके पास आ गए, वहाँ पे साधु संतों को दिखा पाए या आप 2019 के जो क्लिक्स किए थे हाँ, या वो तो कुछ? मैंने फोन वो में तो जो आपने उनका ज़िक्र किया कि चलो उनका तो मतलब वैसा रिएक्शन नहीं था, पर और किस तरह के रिएक्शन आए, कुछ ऐसा था या दे वर लाइक मतलब हाँ, इनडिफरेंट टू इट? देवर इनडिफरेंट, कोई बहुत सुपरलेटिव ऐसा नहीं था। लेकिन कुछ साधु जो जो उनमें से एजुकेटेड साधु थे, वो मेरे फोटोग्राफ से ज्यादा मेरी कन्वर्सेशंस उनको ज्यादा अपील करी। ये तो उनके लिए वो हो गया ना कि ये दुनिया की मटेरियलिस्टिक चीज हो गई, तो ये इसमें उनको तो दिलचस्पी नहीं होगी। कि ये तो स्वरूप की चीज है ना, एक्सटर्नल विजिबिलिटी है ना, कि ये क्या, इसमें क्या और वो क्या मतलब वो कौन सा कोई शीशा देख रहे हैं रोज, या उनको किस बात से मतलब हम क्या दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं, doesn't matter. फोटोग्राफी में मुझे, आपको जो तस्वीर पसंद आती है, मुझे जो तस्वीर पसंद आती है, मुझे एक प्रोजेक्शन पसंद आती है। आप किस ढंग से प्रोजेक्ट कर रही हैं, मैं किस ढंग से आपकी प्रोजेक्शन को कैप्चर कर रहा हूँ। एक ये प्रोजेक्शन का खेल है। हम लोगों के मास्क होते हैं, हम लोगों की एक हम लोग अपने आप को, कम्युनिकेशन थ्योरी का हिस्सा है कि आप अगर एक्स हैं तो आप जो प्रोजेक्ट करती हैं वो आइडेंटिटी X1 है। तो आप एक्स को देखना, आप एक्स को नहीं कभी देख पाते हैं, आप X1 को ही देख पाते हैं। और आपकी प्रोजेक्शंस कई लेवल पे हैं। आपकी अपने लिए, अपने बारे में क्या प्रोजेक्शन है, वो भी एक प्रोजेक्शन है। एब्सोल्युटली। हम लोग एक प्रोजेक्शंस के उसमें, अब नागा साधुओं को जहां तक हम जानते हैं, जैसा मैंने उनको एक्सपीरियंस किया, वो इस खेल में है ही नहीं। वो इस गेम का पार्ट ही नहीं है कि जहां पे प्रोजेक्शन है, जहां पे वो जो है वो है। और ये चीज स्पेशली इसके बारे में मैं इसका इम्पैक्ट मेरे ऊपर सबसे गहरा हुआ, और इसको मैं इसके बारे में बात करना चाहता हूं कि जिस ढंग से वो अपनी निर्वस्त्रता के साथ रहते हैं, ये सबसे बड़ी मेरे लिए सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल जो लेकिन है। हम दुनिया में तो ऐसे ही आए ना। दुनिया में ऐसे आए, लेकिन जब आप उनको उस स्टेट में कंप्लीटली नेचुरल, बिना किसी कॉन्शियसनेस के, बिना किसी एग्जिबिशनिज्म के, बिना किसी इवन एक कोई रिपल नहीं होता है, कोई मतलब रिपल भी नहीं होता दिमाग में कि ये मैं बिना कपड़ों के हूं, या बल्कि उसको सेलिब्रेट कहते हैं, बच्चा हम तो दिगंबर हैं, यू नो। तो इसको जो है, इसको समझना बहुत जरूरी है, इस ट्रेडिशन को समझना बहुत जरूरी है। इस ट्रेडिशन को जब आपके टेम्पल्स पे, जब आपके खजुराहो जैसे टेम्पल्स पे, कोणार्क जैसे टेम्पल्स पे जब आप बेयर बॉडीड स्कल्पचर्स देखते हैं, और जब आप नागा साधुओं को बेयर बॉडीड देखते हैं, तो आपको उन दोनों के भाव में कोई डिफरेंस महसूस नहीं हो रहा। और उनकी प्रेजेंस में देश भर से गांव के लोग, जिसमें महिलाएं हैं, सभी लोग हैं, उनको देखते हैं कि बिना किसी कॉन्शियसनेस के, बिना किसी इनहिबिशन के, उसमें एकदम सहज उन साइट्स के बीच में सब लोग प्रवाह की तरह बह रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी फ्रीडम और बहुत बड़ी प्योरिटी की फीलिंग का एहसास होता है कि हम लोग ये हैं। जो इसमें वर्ड भी जो है, कंपेयर्ड टू द इंग्लिश वर्ड, द वर्ड इज नॉट न्यूड और नेकेड, द वर्ड इज दिगंबर। और दिगंबर कौन है? दिगंबर, अच्छा, ट्रांसलेशन में कितना खो जाता है। आप देखिए, हाँ, दिगंबर सिर्फ नेकेडनेस का पर्याय नहीं है। दिगंबर है जिसने चारों दिशाओं को अपने ऊपर ओढ़ा हुआ है, जो कपड़ों की
लिमिटेशन से परे है, जो असीम को अपने ऊपर ओढ़े हुए है, वो दिगंबर। तो जब उस परिप्रेक्ष्य में सुंदर है, और उसको जब आप उसको देखते भगवान हैं, शिव का एक नाम हाँ, सुंदर भी हाँ, है, हाँ, तो सुंदर है। हाँ, तो वो दिगंबर, वो जो रूप है, उसको आप उसकी सहजता में, उसके सुंदरता में, उसकी मैग्निफिशेंस में जब आप देखते हैं, उसकी सहजता में देखते हैं, बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत प्राइड होता है अपने कल्चर के ऊपर। जब आप वापस लौटे कुंभ से, कितनी रातों बाद आप कंफर्टेबली और नॉर्मल सो पाए? मीनाक्षी, ये एहसास कन्वर्सेशन में, कंफर्टेबल नॉट इन नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही मैं, लेकिन आई एम श्योर कि ये जो एक इम्प्रेशन जो आप वहां से लेकर आए, या जो वहां का साउंड है, जो वहां की वाइब्रेशन है, जो वहां के दृश्य हैं, या जो आपने देखा जिया, वो ऐसा तो नहीं है कि वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में? क्योंकि वो मेरे लिए मीनाक्षी, मैं भी अब ये स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हूं कि वो एक एक्सटर्नल चीज है मेरे लिए। मेरी ऑनगोइंग जर्नी है वो ये नहीं है कि यहाँ कुंभ से आया तो खत्म हो गया, अब मेरे लिए आई हैव टू गो बैक टू अनदर थिंग। इट कैरीज ऑन विद मी, इट गोज ऑन विद मी, इट ट्रैवल्स विद मी, और ये जर्नी कंटिन्यू रहेगी। नागा साधुओं से मिलना गिलना रहेगा। अब की बार मैं उनके साथ उनके कुछ इमेजेस, ये देखिए, मैंने उनके जो डेरों पे जाके भी, उनके आश्रमों में जाके भी ये इमेजेस कुछ करी हैं। तो ये जो थी, ये जो मेरे रिलेशनशिप्स बने, जो एसोसिएशंस बनी, उनको मैं आगे भी अब फॉलो करूंगा, और ये कंटिन्यू, ये तो क्वेस्ट रहेगी। जो सवाल अभी भी हैं उनके एक और पॉडकास्ट में हम लोग बैठेंगे तो कुछ और बातें मैं यही सोच रही थी कि आज हमने जितनी बात की है उसमें तो आपके फोटोग्राफी के अनुभव, और आपने वहाँ साधु संतों से बात करके जो आप साथ लेकर आए हैं आज, तो उसका सार रहा। लेकिन हर एक तस्वीर के पीछे एक कहानी है, और जिस कहानी के लिए एक पॉडकास्ट की जरूरत है, ये मैं समझ सकती हूँ। पर चलिए, जाते जाते मैं जरूर चाहूंगी कि कुंभ में जो लोग अब आगे जाएं, ये कुंभ तो चलिए अब समाप्त हो गया, लेकिन ऐसे जब भी आयोजन जहाँ पे साधु संतों का समागम होने वाला है, वो लोग जो वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए जा रहे हैं, आप उनको क्या टिप्स देना चाहेंगे? या वो लोग जो साधु संतों के वेज ऑफ लाइफ को एक्सप्लोर करने की नजर से जा रहे हैं, जो गहराई में जाना चाहते हैं, व्हाट आर डूज एंड डोंट्स? अगर कुछ 3 4 5 टिप्स आप उनको देना चाहें तो। इनफैक्ट अगर जो लोग इस पॉडकास्ट को सुन रहे होंगे, और अगर उन्होंने पूरा देखा होगा कि हमने बहुत सारी ऐसी बातें करी जो कि टिप्स ही हैं कि किस ढंग से अपने आप को कंडक्ट करना, सिर्फ नागा साधुओं के लिए नहीं, हाँ, मतलब आपके ओवरऑल जब आप सब्जेक्ट्स के लिए किसी को भी फोटोग्राफ करते हैं, तो क्या है, आप एकदम से किसी की पर्सनल स्पेस में आप इन्वेड करते हैं। आप जो कैमरा लेके किसी के एक पर्सनल ऑरा फील्ड में जब आप घुसते हैं, तो आप उनको इन्वेड करते हैं। तो आपको हमेशा अपने आप को एज एन आउटसाइडर और एज अ पर्सन हु इज नॉट बिलोंगिंग देयर, आपको अपने आप को ऐसे देखना है। आपको मानना है कि आप जो है, आप नेचुरल नहीं है, वो नेचुरल है। आप बाहर से आए हैं, आप इन्वेड कर रहे हैं वो स्पेस को। तो अपने आप को उस समझ से जब आप कंडक्ट करेंगे, आपके अंदर ऑटोमेटिकली आपकी भावना जो है वो डिफरेंट होगी। आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होनी चाहिए। जब आप नागा साधु के सामने, अगर आप नागा साधु बैठे हैं, आप खड़े होके फोटोग्राफ खींच रहे हैं, तो आप खड़े नहीं हैं, आपको डायनामिक्स ऑफ पावर को समझिए कि आप उनकी प्रेजेंस में खड़े हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, तो आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज झुकानी पड़ेगी। आज की इस कॉन्वर्जेशन में बहुत आनंद आया। बहुत 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 धन्यवाद सर, आज हमें इतना समय देने के लिए और ये बात करने के लिए, और शुभकामनाएं हमारी कि ये एग्जीबिशन बहुत सारे लोगों तक पहुंचे, और जितने दर्शक देख रहे हैं, कम से कम आप लोग जरूर जाइएगा। दिल्ली में हैं अगर आप, और 24-25 से लेकर 2-3 मार्च तक है मेरे ख्याल से। 2 मार्च तक 24 से है, और ये है ट्रेवनकोर हाउस, कस्तूरबा गांधी मार्ग पे, और सुबह 10:30-11 बजे से ये रात के 10 बजे तक एग्जीबिशन रहेगी। हाँ, तो जरूर जाएं, और जो तस्वीरें जिस पर आज हमने डिस्कशन किया, उन तस्वीरों को
आमने सामने देख कर आएं और समझ कर आएं कि आज जो एनालिसिस है, मुझे लगता है शायद दर्शक उसको, अगर पॉडकास्ट जिन्होंने देखा है वो जाएंगे तो काफी कोरिलेट कर पाएंगे इस हाँ, कॉन्वर्सेशन के और बाद। वो चीजें, और उसको देखने का एक जो है आपको एक पर्सपेक्टिव भी मिलेगा। लेकिन उसके साथ साथ मैं जब अपनी इस एग्जीबिशन को थोड़ा डिटैच होके देखता हूँ तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट एक्सपीरियंस है जो आप उसको वहाँ पे महसूस करेंगे, क्योंकि जब आप इमेजेस को, जिस टाइप की इमेजेस आप देखेंगे, आप सबसे बड़ी चीज नागा साधुओं की एक अलग इमेज के साथ बाहर आएंगे, और निश्चय ही आप, ये मेरा प्रॉमिस है कि आप मैजिकल फील करेंगे। चलिए, फिंगर्स क्रॉस्ड। लेकिन मेरी शुभकामनाएं सर आपको कि इस एग्जीबिशन में, मैं ये नहीं कहूँगी कि अच्छा रिस्पॉन्स आए, लेकिन जो काम आपने वहाँ जाकर किया है और जो एक संवाद और मैसेज आप वहाँ से निकाल कर लेके आएंगे, मेरी शुभकामनाएं ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कन्वे ज़रूर हो, लोगों तक वो पहुँचे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइकवाइज, एज ऑलवेज।